आइए तो दोस्तों, आज हम संविदा वर्ग 3 सीटीईटी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परिवार एवं मित्र, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें, ये संविदा वर्ग 3 सीटीईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम का है। और अब देखते हैं, चलो दोस्तों सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बालक की प्रथम पाठशाला। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। और परिवार में उसकी प्रथम जो शिक्षक होती है वो क्या होती है? माता। तो बालक की प्रथम शिक्षक क्या मानी जाएगी? माता। दूसरा है सबसे प्राचीन और प्रमुख संगठन है, तो क्या है? परिवार है। ये वो पॉइंट हैं जो कभी न कभी पेपरों में आए हुए हैं। तीसरा देखते हैं समाज की आधारभूत इकाई। तो समाज की जो आधारभूत इकाई है वो क्या होगी? परिवार ही होती है। नेक्स्ट है चौथा, सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है, तो भी क्या होगा भैया दोस्तों? परिवार। नेक्स्ट है पांचवा जो है सार्वभौमिक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है कि परिवार की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो उसमें से एक बार आंसर में ये भी था सार्वभौमिक। तो परिवार एक सार्वभौमिक संगठन है। इसका मतलब ये होता है कि परिवार सर्वत्र है, विश्व का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर परिवार नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छठवां, परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। स्थायी का मतलब ये होता है कि परिवार एक स्थायी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और अस्थायी इसलिए क्योंकि इसके सदस्य कभी भी घटते, जैसे तलाक लेकर कोई परिवार से सदस्यता त्याग देता है या किसी का विवाह होगा तो परिवार से हट जाता है। नेक्स्ट है सातवां, सीमित आकार। तो परिवार का जो आकार होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। नेक्स्ट है आठवां, सभ्यता और संस्कृति। तो परिवार से हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों परिवार के बारे में कुछ कार्य और विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार के कुछ भावात्मक परिवार के जो कुछ कार्य होते हैं। तो नंबर 1 लिखा है भावात्मक आधार। तो भावनाएं जो हमें जुड़ती हैं वो कहाँ से जुड़ती हैं? परिवार से। भावात्मक आधार होता है, भावनाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? परिवार से। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा भी प्राथमिक जो हमारी शिक्षा होती है वो कहाँ से मिलती है? परिवार। वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा से मतलब जब हमें कोई पैसों की आवश्यकता होती है तो हमें कौन दे सकता है? परिवार ही। नेक्स्ट है मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए भी हमें कौन रहता है? हमारा परिवार। सामाजिकरण। समाज के जितने भी नियम कानून जो भी चीज़ होती है वो हमें कौन सिखाता है? परिवार। लैंगिक कार्य। लैंगिक कार्य से मतलब ये होता है कि परिवार होता है जिसमें स्त्रियों के लिए कुछ अलग ही कार्य होते हैं, पुरुषों के लिए अलग ही कार्य होते हैं। ये कौन निर्धारित करता है? हमारा परिवार। और प्रजनन, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये कहाँ से चलता है? हमारा परिवार से, ठीक है ना, प्रजनन वाला सिस्टम। चलो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है परिवार हमें क्या प्रदान करता है। तो एक है नंबर 1 पर क्या है? स्वास्थ्य, और दूसरा क्या है? सुरक्षा। स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों स्वास्थ्य की रक्षा कौन करता है? हमारा परिवार ही, ठीक है ना। कोई हमें शारीरिक प्रॉब्लम होगी इस स्वास्थ्य से संबंधित तो कौन हमें देता है? परिवार ही सुरक्षा देता है। सुरक्षा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जो सुरक्षा देता है वो भी हमें कौन देता है? परिवार ही। जैसे कि हम बात करते हैं हमें कोई मानसिक टेंशन है तो उसे दूर करने की कोशिश कौन करता है? हमारा परिवार ही। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं परिवार। तो परिवार से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले है कर्वे के अनुसार। कर्वे के अनुसार परिवार, भारत में परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार से है, ठीक है ना, संयुक्त परिवार से है। दूसरा लिखा है इलियट। इलियट तथा मेरिल के अनुसार, इलियट तथा मेरिल के अनुसार जो परिभाषा दी है, परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम मजूमदार। ये इसकी जो परिभाषा है कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1-2 बार पेपर में आई हुई भी है, थोड़ा सा अच्छे से देख लें, ठीक है ना। तो मजूमदार के अनुसार क्या है? परिवार उन व्यक्तियों का समूह है, उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रखते हैं तथा स्थान हित व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं परिवार। तो याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा परिवार है अंग्रेजी के फैमिली शब्द से लिया है। जो फैमिली से अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार। और जो फैमिली शब्द है यह लैटिन भाषा के फैमिलो शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है एक नौकर या सेवक। जैसे कि हम बात करें, इसके लिए बताया गया है ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर शामिल हों, ठीक है ना, उसे परिवार कहते हैं। ये लैटिन भाषा में शुरुआत की गई थी। चलो तो दोस्तों इसको देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो हमने ये चार्ट बनाया हुआ है। चलो तो दोस्तों देखते हैं परिवार को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो पहला आधार है वंश नाम के आधार पर परिवार को बांटा गया है। विवाह संबंध के, सदस्य संख्या, निवास स्थान और सत्ता या अधिकार के आधार पर परिवार को बांटा गया है। दोस्तों तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? वंश नाम से। वंश नाम से 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक पितृवंशीय और एक है मातृवंशीय। तो वर्तमान में संपूर्ण भारत में जो परिवार पाए जाते हैं वो पितृवंशीय, जैसे कि हम अपने यहाँ देखते हैं। पितृवंशीय मतलब है पिता की सत्ता चलती है और फिर उसका अधिकार किसका होता है? पुत्र का होता है। ये कैसे कहलाता है? पितृवंशीय परिवार।
और मातृवंशीय परिवार है वो होता है जहाँ पर माता की सत्ता चलती है और उत्तराधिकार भी कौन होती है, लड़की होती है इसमें, ठीक है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आया चुका है एग्जाम्पल में जो लिखा है कि मातृवंशीय परिवार कहाँ पाया जाता है, तो मालाबार के नायर, और मालाबार की नायर जो जनजाति है वह मातृवंशीय परिवार के अंतर्गत आती है। और असम की गारो और खासी जो जनजातियाँ वहाँ पर भी मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। और पितृवंशीय परिवार तो संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और चलो देखते हैं दोस्तों, और इसका एक और है विवाह संबंध। विवाह संबंध के आधार पर जो परिवार हैं वह 2 प्रकार के हैं मुख्यतः। तो एक है एक विवाही परिवार, एक है बहुविवाही। एक विवाही वो परिवार कहलाता है जिसमें केवल और केवल एक पति और एक पत्नी होती है, तो उसे कहते हैं एक विवाही परिवार। जैसे कि राम और सीता, राजा राम का जो परिवार था वह एक विवाही परिवार था। और बहुविवाही परिवार होता है जिसमें पता चला एक पति है और उसकी 2-3 पत्नियां हैं, या एक पत्नी है उसके 2-4 पति हैं, तो ऐसा परिवार क्या कहलाया, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार इसके 3 प्रकार होते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। तो दोस्तों इस चार्ट को अच्छे से देखना। चलो हम बात करते हैं बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का मतलब ये होता है कि एक पत्नी हो और उसके 2, 3 या 4 पति हों। जैसे कि हम बात करते हैं द्रौपदी जो थी, पांचाली, तो पांचाली के जो पति थे, ठीक है, वो एक से अधिक पति थे। तो हम बात करते हैं टोडा और खस जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है। और एक चक्राता एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खस जनजाति पाई जाती है, जहाँ पर एक ये विशेषता ही पाई जाती है, वहाँ पर यदि 2 या 3 भाई हैं तो उनके बीच में एक ही पत्नी होगी, ठीक है। ये खस जनजाति की एक विशेषता होती है। अब बात करते हैं बहुपति विवाह। बहुपति जो विवाह होता है इसके भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 भ्रातक और एक क्या है, अभ्रातक। भ्रातक का मतलब वो होता है जब किसी पत्नी के जो पति हैं यदि वो भाई हैं, अगर वो भाई हैं तो उसे क्या बोलेंगे, भ्रातक। और जब उसके पति जो होते हैं वो सगे भाई ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, अभ्रातक। अब देखते हैं दोस्तों बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह वो थी जैसे कि जो दशरथ थे, राजा दशरथ, तो उनकी एक से अधिक पत्नियां थी, तो उसे हम कह सकते हैं बहुपत्नी विवाह। अब बात करते हैं वर्तमान में बहुपत्नी विवाह है नागा, गौड़ और बैगा जनजातियों में पाया जाता है ये प्रचलन, और अन्य जातियों में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ, नागा, गौड़ और बैगा जनजाति। जैसे कि आपने देखा पहले के राजा महाराजा होते थे, अमीर लोग होते हुए एक से अधिक पत्नियों को रखते थे। अब बात करते हैं समूह विवाह। ये अलग ही प्रकार का प्रचलन है जो भारत में कहीं भी इस तरह की विवाह प्रथा नहीं पाई जाती है। समूह विवाह में क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे 10 लड़के हों और 10 क्या हों, लड़कियां, इनकी आपस में एक ही समूह में शादी हो जाती है। तो ये जो लड़के हैं 10 लड़के, ये किसी भी लड़की के साथ मतलब किसी भी लड़की को अपनी पत्नी बना सकता है। मतलब प्रत्येक लड़के की 10 पत्नियाँ होंगी और प्रत्येक लड़की के 10 पति होंगे, और वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, समूह विवाह है। और ये केवल ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है उनमें पाया जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में वो एक प्रमुख जनजाति है, उन्हीं बस में पाया जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या के आधार पर जो परिवार हैं, एक होता है एकल परिवार, ठीक है, एक होता है क्या, एकल परिवार, दूसरा क्या होता है, संयुक्त परिवार। इसमें एक और परिवार होता है जिसे क्या बोलते हैं, मिश्रित परिवार। चलो दोस्तों तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। एकल परिवार कौन सा परिवार होता है, हमारे परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हों या नौकर भी सम्मिलित हो तो उसे क्या बोलते हैं, एकल परिवार। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एकल परिवार जुड़े हों या 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हों, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, चाचा चाची। तो ये कौन सा परिवार हो जाएगा, संयुक्त परिवार। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है मिश्रित परिवार। मिश्रित परिवार वो परिवार होता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि एक परिवार में जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, मम्मी पापा के सास ससुर भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे, तो ऐसे परिवार क्या होगा, मिश्रित परिवार। अतः हमारे परिवार के साथ अगर कोई और भी परिवार आके रहने लगा और अन्य परिवार के लोग रहने लगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, मिश्रित परिवार। दोस्तों ये जो एकल परिवार सदस्य संख्या के आधार पर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बने हैं तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में अलग से पढ़ेंगे नीचे। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम निवास स्थान। निवास स्थान के आधार पर जो परिवार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। निवास स्थान के आधार पर जो परिवार हैं वो 3 प्रकार के हैं, एक मातृस्थानीय, एक पितृस्थानीय और एक है नव स्थानीय। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और क्या है, नव स्थानीय। मातृस्थानीय का मतलब ये होता है जिसमें लड़के और लड़की शादी कर कर माता के स्थान पर रहने लगते हैं, तो क्या कहलाता है, मातृ स्थानीय, ठीक है ना। जैसे घर जमाई बनकर रहना क्या कहलाता है, मातृ स्थानीय, ठीक है ना। तो जैसे कि मातृ स्थानीय में माता के स्थान पर रहते हैं तो क्या हो जाएगा, मातृ स्थानीय। जैसे नायर,
खासी और गारो जनजातियों में मात्र स्थानीय विशेष मात्र स्थानीय उनमें पाया जाता है। दूसरा हमारे के पास क्या है, पितृस्थानीय। पितृस्थानीय में जो भारत में जो हिंदू विवाह हैं वो सभी पितृस्थानीय हैं। शादी होने के बाद सभी लड़का और लड़की किसके जगह पर रहते हैं, पिता के स्थान पर रहते हैं, मतलब लड़के के जगह पर रहते हैं, तो क्या कहलाता है, पितृस्थानीय। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है नवस्थानीय। जब लड़का और लड़की शादी कर वो ना माता के स्थान पर रहते हैं ना पिता के स्थान पर रहते हैं, तो क्या कहलाएगा, नवस्थानीय। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे मातृ स्थानीय हैं, जो मातृ स्थानीय या पितृस्थानीय हैं, जैसे पितृवंशीय और मातृवंशीय उसी तरह के एक प्रकार से पाए जाते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम सत्ता या अधिकार के आधार पर। सत्ता या अधिकार के आधार पर जो परिवार हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो होता है हमारे पास मातृ सत्तात्मक, दूसरा क्या होता है, पितृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक से मतलब उससे होता है जिसमें माता की सत्ता चलती है, अर्थात संपत्ति जो होती है वो लड़की के हिस्से में जाती है, ना कि लड़के के। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, मातृ सत्तात्मक। और इसमें जो शादी होने के बाद लड़का लड़की के घर ही रहता है। ठीक है ना, और इसमें वही प्रकार का है कि मालाबार के नायर, ठीक है, गारो खासी जो असम की जनजातियां, ये सब मातृ सत्तात्मक, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है पितृ सत्तात्मक, मतलब हिंदू परिवारों में जो विवाह प्रचलन है वो कौन सा है, पितृ सत्तात्मक प्रचलन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर या सदस्य संख्या के आधार पर जो दो प्रकार के परिवार थे, एक तो था एकल परिवार, दूसरा क्या था, संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार के अन्य जो नाम हैं इनको देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकल परिवार का एक दूसरा नाम है केंद्रीय परिवार या नाविक परिवार या मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार। दोस्तों ये क्वेश्चन में आ चुका है और ये सभी लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें एकल परिवार की विशेषताएं तो पता रहती हैं लेकिन नाविक परिवार के बारे में वो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा परिवार एकल परिवार के ही ये क्या है, अन्य नाम है। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार। अब एकल परिवार के कुछ गुण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो इसके जो गुण हैं, एकल परिवार के जो गुण होंगे वो संयुक्त परिवार के दोषों की तरह हम इसे देखेंगे। चलो तो हम देखते हैं। सबसे पहले एकल परिवार, विकास के अवसर। एकल परिवार में कम ही लोग रहते हैं तो विकास के सबसे ज़्यादा अवसर होते हैं। कलह की संभावना कम होती है, इनमें लड़ाई झगड़े की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि कम सदस्य होते हैं तो लड़ाई झगड़ा ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, निर्णय की आज़ादी। तो यहाँ जो सदस्य होते हैं उनको निर्णय की आज़ादी होती है और साथ में क्या होते हैं, आत्म निर्णय, क्योंकि ऐसे सदस्यों को किसी से कम ही सदस्य होते हैं तो कोई भी निर्णय लेना तो ज़्यादा लोगों से नहीं पूछना होता है, तो निर्णय लेने की आज़ादी होती है और इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, आत्मनिर्भर। ये अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट है कुरीतियों का अभाव। ऐसे परिवारों में कुरीतियों का क्या रहता है, अभाव। बच्चों को उचित पोषण आहार, बच्चों को क्या होता है, उचित पोषण आहार मिलता है, क्योंकि कम सदस्य होते हैं तो बच्चे भी कम होते हैं, तो कोई भी पौष्टिक चीज़ लेके आते हैं तो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जब संयुक्त परिवार होता है तो कोई भी चीज़ हो अधिक मात्रा में लानी पड़ती है, लेकिन उस प्रकार से वो सब लोगों को पर्याप्त नहीं हो पाती है। अब देखते हैं दोस्तों दोष। तो एकल परिवार के ये दोष हैं और एकल परिवार के जो दोष होंगे वही संयुक्त परिवार के क्या होंगे, गुण होंगे। चलो तो दोस्तों देखते हैं दोष इसके। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त। ये एकल परिवार जो होता है संकट की दृष्टि से क्या होता है, अनुपयुक्त। छोटा परिवार होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि किसी घर में पति पत्नी उसके बच्चे हैं और इस स्थिति में उसके जो पिताजी हैं वो बीमार हो जाएं, एक्सपायर हो जाएं, तो इस समय के लिए ये परिवार क्या होता है, अनुपयुक्त, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। और यदि संयुक्त परिवार हो तो भाई दोस्तों उसमें मदद करने के लिए पूरा परिवार ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उपयुक्त देखभाल ना हो पाना। यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि परिवार में केवल मम्मी हैं और पापा हैं और या बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए यदि संयुक्त परिवार हो तो दादा दादी होते तो वो बच्चों को देखते रहते, तो इसमें उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती है, अर्थात परिणाम स्वरूप बालक उस तरह का विकसित नहीं हो पाता है और वो रोता ही रहता है। तीसरा देखते हैं स्वार्थ की प्रबल भावना। इस तरह के परिवार में स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, क्योंकि कम सदस्यों के बीच में रहते तो इनके अंदर स्वार्थ की भावना अधिक होती है। नेक्स्ट है चौथा, अनुभवी व्यक्ति का अभाव। इस तरह के परिवार में अनुभवी व्यक्तियों का क्या होता है, अभाव। बुजुर्ग लोगों का अनुभवी व्यक्तियों का क्या होता है, अभाव रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक व भावात्मक सहारा नहीं होना। इस तरह के परिवार में आर्थिक व भावात्मक, आर्थिक से मतलब ये होता है कभी आपको कोई भी पैसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। भावात्मक मतलब इनकी भावनाओं से कोई भी अन्य व्यक्ति जुड़े नहीं होते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, दोष हो गए। तो एकल परिवार के हमने क्या देखे, पहले गुण देखे हैं और फिर क्या देखे हैं, दोष। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त जो परिवार होता है दोस्तों उसके बारे में हम देखते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ गुण होंगे, वो भी क्या होंगे, दोष।
तो संयुक्त परिवार एकल परिवार से मिलकर पड़ता है, या 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, या जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और अविवाहित बच्चे और नौकर हो, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। इसके भी दोस्तों गुण भी हैं और क्या हैं? दोष। चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गुण। नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का जो विकास होता है वो कौन से परिवार में होता है? एकल परिवार में होता है, सॉरी संयुक्त परिवार में नागरिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? विश्राम के लिए अवसर। तो दोस्तों संयुक्त परिवार में एक से अधिक लोग होते हैं, तो किसी व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता हो तो वो आराम से विश्राम कर सकता है। कुछ समय के लिए काम ना भी करे तो चल जाता है, लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं संयुक्त परिवार के जो गुण हैं ये एकल परिवार के क्या होंगे? दोष होंगे। तीसरा है वृद्धों की देखभाल। तो संयुक्त परिवार में वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी उचित देखभाल हो पाती है, वे अधिक लोग होते हैं तो कोई ना कोई वृद्धों के पास में रहता है। और संयुक्त परिवार को भारत में आदर्श परिवार कहा गया है। चौथा है श्रम का विभाजन। तो एकल जो संयुक्त परिवार जो होता है इसमें क्या होता है? श्रम का विभाजन, क्योंकि अधिक लोग होते हैं तो सबको श्रम बांट दिया जाता है। जैसे कि 2-3 भाई हैं तो एक भाई से कह दिया भाई तुम्हें क्या करना है? बाहर का बैंक वगैरह का, बाहर का रिश्तेदारी वगैरह का काम करना है। दूसरे को कह दिया भाई तुम्हें खेती का काम करना है। तीसरे से कह दिया भाई तुम्हें घर के अन्य काम जैसे कि कोई भी रिश्तेदारी वगैरह, ढोरों का काम, गौ साग गौ की ये सब चीज़ें काम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां भावात्मक सहयोग। इनकी भावना एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और ये एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति दुखी है तो पूरा परिवार उनके दुख में शामिल होता है, तो ये भावात्मक क्या होता है? सहयोग। आर्थिक अपव्यय पर रोक। आर्थिक अपव्यय पर रोक मतलब फालतू अपव्यय पर क्या लगती है? रोक। क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कि आप एकल परिवार में क्या होगा? कोई भी चीज़ खरीदना है तो 50 रुपये की चीज़ आ रही तो 50 रुपये ही खरीद के आएगा। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है कि वही चीज़ें सभी अधिक मात्रा में चाहिए तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। 50 रुपये की चीज़ वो 45 रुपये के हिसाब से भी मिल जाएगी। और साथ में हर काम होना तो एक साथ होगा तो खर्च कम आता है। जैसे कि खाना बनना है तो खाना एक साथ बनेगा तो उस चीज़ का खर्च कम आएगा, और अलग अलग बनाओगे तो खाना का खर्च क्या हो जाएगा? अधिक आएगा। चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है संयुक्त परिवार। दोस्तों देखते हैं इसके क्या हैं? दोष। तो संयुक्त परिवार के हमने क्या देखे हैं? गुण। अब क्या देख रहे हैं? इनके दोष। तो इनके कुछ दोष भी होते हैं। चलो तो दोस्तों देखते हैं इनके दोष। इनके जो दोस्त थे पारिवारिक कलह। तो पारिवारिक कलह और संपत्ति विवाद ये इसके प्रमुख दोष हैं। स्त्रियों की दुर्दशा भी हो रहती है ऐसे परिवार में। बालकों के विकास में क्या आती है? बाधा। और भेदभाव की भावना भी होती है। ऐसे परिवारों में भेदभाव करते हैं, नहीं ये काम हम क्यों करें वो क्यों नहीं करें, तो ऐसे भेदभाव होते हैं। परिणाम स्वरूप अच्छे से तीव्र गति से काम नहीं हो पाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो एकल परिवार में संयुक्त परिवार में होते हैं तब वो कोई काम नहीं करते, जैसे वो अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो लोग काम करने लगते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखना कि जैसे ही परिवार का बंटवारा हो जाता है तो सभी लोग काम करने लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं घरेलू समूह। ये एक विशेष प्रकार का समूह होता है। चलो देखते हैं घरेलू समूह है क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा क्या है? जिन समूहों या समाज में बच्चों का लालन पालन माता पिता नहीं करते हैं बल्कि अन्य लोग करते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? घरेलू समूह। अतः माता पिता पालन पोषण नहीं करेंगे, अन्य लोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? घरेलू समूह। एग्जाम्पल के लिए इसमें इजराइल का किबुत्ज समुदाय, इजराइल का जो किबुत्ज समुदाय है वह घरेलू समुदाय के अंतर्गत आता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदू क्या लगा? हिंदू संयुक्त परिवार संपत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार से बांटे गए हैं। एक पहला नियम है मिताक्षरा का नियम और दूसरा है दाएं भाग का नियम। तो मिताक्षरा का जो नियम है इसके प्रवर्तक थे क्या? विज्ञानेश्वर। इसके नीचे जो लिखा है वो काम का नहीं है। और मिताक्षरा नियम के जो क्षेत्र है वो क्या है? संपूर्ण भारत है। अब बात करते हैं दोस्तों यह नियम क्या कहता है। मिताक्षरा का नियम क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहता है संपत्ति पर प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। ये क्वेश्चन आया है, यदि संपत्ति पर पिता की जो संपत्ति है उसमें प्रत्येक सदस्य का अधिकार होगा तो वह कौन सा नियम होता है? तो वह कौन सा होता है? मिताक्षरा का नियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दाएं भाग का नियम। दाएं भाग का नियम इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत ना होकर इसका केवल क्या है? बंगाल। जबकि मिताक्षरा का नियम का क्षेत्र क्या था? संपूर्ण भारत था, इसका केवल क्या है? बंगाल में। ये नियम क्या कहता है? संपत्ति पर केवल पिंडदान करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार होता है। जैसे परिवार का सबसे बड़ा लड़का है, उसने पिंडदान कर दिया तो पूरी संपत्ति, पिता की संपत्ति पूरी केवल और केवल किसके पास जाएगी? उस बड़े लड़के पास। जो पिंडदान करता है उसी के हाथ में वो पूरी संपत्ति रहेगी। चलो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। लिंटन के अनुसार परिवार। लिंटन के अनुसार जो परिवार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संरक्त परिवार और दूसरा क्या होता है? विवाह संबंधी परिवार। संरक्त परिवार वो होता है जो खून के रिश्ते से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? संरक्त परिवार। और संरक्त परिवार और जो विवाह के रिश्तों से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
विवाह संबंधी परिवार। चलो दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं हम मित्र। तो ये पूरा चैप्टर था परिवार एवं मित्र, तो हमने परिवार को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, मित्र। तो मित्र के बारे में दोस्तों हम देखते हैं, बालक जो होता है, बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला उसका क्या होता है, मित्र होता है। यह आवश्यक नहीं कि बालक जिन मित्रों के साथ खेलता है, उठता है, बैठते हैं, जिन दोस्त बालकों के साथ खेलता है वो सभी उसके क्या हों, मित्र हों। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन बालकों से बालक का संबंध अच्छा होता है तथा जिसके साथ वह खेलता है, पढ़ता है, रहता है, पसंद करता है, वह उसको वह अपना क्या बनाता है, मित्र बनाता है। ये तो बनी बात है। हाँ, एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मित्र विश्व का एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जो हमें स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। मतलब जो हम स्वतंत्र रूप से बनाते हैं, इसमें हमें कोई दबाव नहीं होता, कोई हम पर थोपता नहीं कि ये रिश्ता तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, ये हमारा भाई तो है, लेकिन हमें नहीं लगता हम इसे भाई कहें, लेकिन अब उसे तो मजबूरी रहती है, उसे भाई कहना ही पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे कई रिश्ते होते जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन हमें कहना मजबूरी पड़ता है उस रिश्ते को निभाना। लेकिन मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो हमें किसी भी प्रकार से हम पर थोपा नहीं जाता है। नेक्स्ट है अच्छे मित्र। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छे मित्र। अच्छे मित्र की अच्छे मित्र की जो संगति होती है व्यक्ति को क्या बनाती है, अच्छा बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा मित्र सभी रिश्तों को निभाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह चुके हैं कि जो अच्छा मित्र होता है वह सभी रिश्तों को निभाता है। सभी रिश्तों के लिए जो मित्र होता है, जैसे हम बात करें अगर पिता में देखें तो भी एक मित्र बन सकता है, माता को मित्र बना सकते हैं, अपनी बहन को या मित्र को मित्र तो बना सकते हैं। और एक मित्र ऐसा होता है जैसे हम सभी प्रकार की अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मित्र एक ऐसा होता है जिसे हम सभी प्रकार, और मित्र हमें सभी जगह काम आता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मित्र से हम सभी तरह की बातें कर सकते हैं और बगैर संकोच के। तो दोस्तों हमने ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें परिवार और मित्र संविदा वर्ग 3 और सीटीटी के लिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, थोड़ा सा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर इसका भी ले लें, यहाँ तक का ले लें। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा इनका सभी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। चलो दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो हमारा हो जाएगा परिवार और मित्र संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तभी आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कोई नॉलेज का नहीं है, वैसे दोस्तों इसमें ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कंप्लीट किया गया है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।